आज का हमारा टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? ये एक नॉन लीथल मेथड होता है बायोलॉजिकल मटेरियल को स्टोर करने का, जिसमें हम बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल को। और यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री। इस टेम्परेचर पे जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं सेल्स की, वो सारी स्टॉप हो जाती हैं। इसलिए हम लॉन्ग टाइम तक जो है सैंपल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल फ्रोज भी कर जाते हैं -196 डिग्री टेम्परेचर पे, पर उनकी जो सेल वाइबिलिटी है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। रिसेंट ईयर्स में जो है ट्रेमेंडस इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में। तो इस वजह से हमें क्रायो प्रिजर्वेशन करने की नीड हुई है। जैसे कि किसी भी प्लांट के सेल को या फिर टिश्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह एनिमल के केस में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, वो लिक्विड नाइट्रोजन है। हम ड्राई आइस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन को ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि एक तो वो केमिकल इनर्ट है, दूसरा उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो है, नॉन टॉक्सिक है। क्योंकि हमें ऐसे केमिकल की नीड होगी या ऐसे मटेरियल की नीड होगी जो कि बायोलॉजिकल जो सैंपल्स हैं उनको कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। और नॉन फ्लेमेबल है लिक्विड नाइट्रोजन, एंड ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। इसलिए हम लिक्विड नाइट्रोजन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। तो जो स्टोरेज होता है, फ्रोजन जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको हम -70 से -196 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर कर पाएँ और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो सारी इस टेम्परेचर पे स्टॉप हो जाती हैं और कोई भी बायोकेमिकल इंजरी नहीं होती है। तो जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है वो -196 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट माना गया है। फिर होता है थोइंग, कि हम जो भी हमारा सैंपल होता है उसको वार्म वाटर बाथ में रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हमारे पास फ्रोजन सैंपल होता है उसको फिर हम नॉर्मल करने के लिए थो करते हैं, ताकि उसकी जितनी भी आइस है वो सारी डिसअपियर हो जाए और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हमें सर्वाइवल को डिटरमाइन करना होता है, यानी कि जो हमने स्टोर करके रखा था प्लांट टिश्यू या फिर सेल को, तो वो क्या अब अभी भी सर्वाइव करेगा? तो उसके लिए हम अलग अलग टेस्ट यूज़ करते हैं। एक मेथड होता है एफडीए स्टेनिंग, जिसको हम फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट स्टेनिंग बोलते हैं। ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं सेल नंबर के थ्रू। ड्राई एंड फ्रेश वेट हम जो है करते हैं। और एक और स्टेनिंग का मेथड होता है इवेंस ब्लू स्टेनिंग। तो इन सारे मेथड से हम जो है प्लांट के टिश्यू की और सेल्स की सर्वाइवल को डिटरमाइन करते हैं। इवेंस ब्लू स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप जो है इवेंस ब्लू की 0.1% सोल्यूशन की, वो ऐड करते हैं सेल सस्पेंशन पे माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पे, और उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो हम जो नॉन वायबल सेल्स होते हैं सिर्फ वही स्टेन होंगे इसमें। तो हम ये फॉर्मूला लगा करके जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे जो प्लांट सेल्स हैं या टिश्यू हैं वो वायबल हैं या नहीं है। अब एप्लीकेशन क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन की? एक तो सेल कल्चर को फ्रीज किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। दूसरा, जो डिसीज़ फ्री स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकते हैं। सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, जीन को। और जो रेयर जर्म प्लाज्म होते हैं, यानी जिनका अवेलेबल नहीं होता है जर्म प्लाज्म, उनको स्टोर करके रख सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो है क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं? पहले तो हमें कलेक्शन करना होगा सेल्स एंड टिश्यू का, उसके बाद हम प्रिजर्व करेंगे। साथ में कुछ क्रायो प्रोटेक्टेंट भी ऐड करेंगे। उसके बाद फ्रीजिंग के कई मेथड होते हैं, स्लो फ्रीजिंग, रैपिड फ्रीजिंग एंड स्टेप वाइज फ्रीजिंग। देन स्टोर कर दिया जाता है, और उसके बाद जब हम निकालते हैं फ्रोजन सेल्स का को या टिश्यू को, फिर उनको थो किया जाता है। हम क्या क्या चीज़ें क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं? सीमेन हो गया, ब्लड हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो गए,
अम्बिलिकल कोर्ड जो ब्लड होता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एग को, एम्ब्रियो के भी 2, 4 एंड 8 सेल जो स्टेज होती है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और प्लांट को अभी तक जो गोल है प्रिजर्व करना ह्यूमन लीवर एंड हार्ट को, अभी तक ये जो है स्टोर नहीं किए गए हैं, इन पे वर्क चल रहा है। क्रायो प्रोटेक्टेंट को ऐड इसलिए किया जाता है ताकि सेल को डैमेज ना हो, ताकि जो आइस क्रिस्टल इनसाइड सेल बनते हैं वो डैमेज ना करें। कई बार टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है ड्यूरिंग फ्रीजिंग डिहाइड्रेशन की वजह से, तो इसलिए क्रायो प्रोटेक्टेंट को ऐड किया जाता है ताकि सेल को डैमेज ना हो और जो आइस क्रिस्टल बन रहे हैं वो सेल को डैमेज ना करें और टॉक्सिसिटी का कोई अफेक्ट ना हो। विट्रिफिकेशन के बेनिफिट ये होते हैं, इस प्रोसेस के टाइम पे आइस की फॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो जो आइस क्रिस्टल है उनकी न्यूक्लिएशन हो जाती है। वाटर सॉल्टिफाइड हो के मतलब वाटर जो है वो एक ग्लासी स्टेट में आ जाता है। तो अगर रैपिड कूलिंग हो रही होती है उस टाइम पे विट्रिफिकेशन होती है। क्रायोप्रोटेक्टिव डिहाइड्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स को डिहाइड्रेटेड कर देते हैं ताकि वो लिक्विड नाइट्रोजन में विथस्टैंड रहे। डिहाइड्रेशन मतलब कि हम वाटर का रिमूवल कर देंगे। उसको हम कैसे डिहाइड्रेशन अचीव करते हैं, उसके लिए हम हाई कंसनट्रेशन जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड की यूज़ करते हैं, जिसमें शुगर हो जाती हैं, पोलियोल्स हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन करने से क्या होगा, अगर वाटर ही नहीं होगा तो जो आइस की फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इंट्रासेल्युलर सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो डिप्रेस हो जाता है। वेरियस क्रायो प्रोटेक्टेंट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसमें है ग्लिसरॉल, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एंड मैनिटोल, प्रोपाइलीन, कोलिन। इसके अलावा भी अनदर क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ किए जा सकते हैं। फिर है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के 3 मेथड थे। स्लो फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर घटाते हैं -0.5 से लेकर के -5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, एंड देन उसको फिर लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर होता है रैपिड फ्रीजिंग, इसमें हम तेज़ी से जो है डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर -300 से -1000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी क्विकर फ्रीजिंग करते हैं इसमें। तो उससे क्या होगा, जो आइस क्रिस्टल बनेंगे वो स्मॉलर होंगे। स्टेप वाइज फ्रीजिंग में क्या होगा कि यहाँ पे हम -20 से -400 तक टेम्परेचर को फ्रीजिंग डाउन करेंगे। फिर कुछ 30 मिनट का स्टॉप देंगे और उसके बाद से रैपिड फ्रीजिंग करेंगे -196 डिग्री सेल्सियस तक। स्टोरेज स्टोरेज जो है फ्रोज़न मटेरियल का करेक्ट टेम्परेचर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम -70 से लेके -196 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखते हैं। स्टोर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और वेपर फेस में अगर -150 डिग्री सेल्सियस हो और लिक्विड फेस में अगर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। स्टोरेज का पर्पज़ यही होता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको स्टॉप कर देना और वाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना। फिर थो कर लेते हैं। जैसे ही हमारा सैंपल फ्रोजन सैंपल को हम बाहर निकालते हैं, उसको थो किया जाता है। उसको वाटर बाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसका टेम्परेचर रहता है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो है ट्रांसफ़र इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम तक हमें वार्म वाटर में भी नहीं रखना है, अदरवाइज तो सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अब बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज, ये जो है क्रायो प्रिजर्वेशन वो मैनी ईयर्स तक हम स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी सेल और टिश्यू को। और ये ब्रीडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, कैटल, पिग एंड डॉग की। अगर हमें कैंसर और ट्यूमर सेल्स को प्रिजर्व किया हुआ है तो हम फर्दर रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेम सेल को, अम्बिलिकल कोर्ड, ब्लड को, स्किन सेल्स को यूज़ किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई एनिमल इंडेंजर्ड हो चुके हैं या प्लांट्स, तो उनके भी हम सेल और टिश्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। आईवीएफ के लिए ये सेफ़ मेथड होता है क्योंकि यहाँ पे डोनर जो है वो रीटेस्टेड होता है एचआईवी के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि स्टोर करने में हाई कॉस्ट लगती है और कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं कि हम कौन से सेल और टिश्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था क्रायो प्रिजर्वेशन।